जय हिंद। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके पहले एक क्लास हो चुका है, उसका हम लोग उसको फटाफट रिवीजन करते हैं। ये जो हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है। भारतीय संविधान के जो सलाहकार थे BN राव, उनके सिफारिश पर यह लाया गया था। KT शाह ने इसे चेक कहा था। और ये कहाँ से लाया गया, इसका स्रोत क्या है, आयरलैंड। फिर आयरलैंड का संविधान में कहाँ से लाया गया था, स्पेन से लाया गया था। यहाँ तक हमारा हो गया था। अम्बेडकर साहब ने इसको कहा था पब्लिक वेलफेयर, मतलब कि लोग के कल्याण के लिए बहुत अच्छा रोल निभाएगा। ठीक है। इसके पहले वाले क्लास में आपको हम बताए थे अनुच्छेद 36 से लेकर के 39 तक, उसको फटाफट से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले 36 में क्या था, राज्य का परिभाषा था। और 37 में क्या है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य भी नहीं है। फिर 38 में क्या कहा गया था, लोक नियोजन में अभिवृद्धि। फिर 39 में क्या था कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा ये। लेकिन आप याद कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताए थे कि अगर ये सारा अधिकार, ये सारा हक अगर सरकार आपको नहीं देती है तो इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 37 में क्लियर कर दिया गया है कि अगर कोई स्टेट, कोई राज्य अगर चाहता है, उसके पास अगर पैसा है, संसाधन है उसके पास, या अगर चाह रखता हो, इच्छा रखता हो तो आपको दे सकता है। अगर नहीं देता है तो उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्समेंट नहीं है, वाद विवाद योग्य नहीं है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 40 से लेकर के 44 तक। ठीक है। सबसे पहले 40 में क्या है, ग्राम पंचायत। इसको हम लोग समझते हैं। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम पे गांधी जी और अम्बेडकर साहब दोनों भिड़ गए थे। गांधी जी ग्राम पंचायत के फेवर में थे। वो बोल रहे थे कि ग्राम पंचायत बहुत ही जरूरी है। हमारा देश जो है भारत गांव का देश है, ग्राम पंचायत इसमें बहुत अच्छा रोल निभाएगा। लेकिन अम्बेडकर साहब उसके खिलाफ थे। वो बोल रहे थे कि अगर हर एक ग्राम पंचायत में अगर मुखिया रहेगा तो सारा पैसा वही घोटाला कर देगा, सारा पैसा खा जाएगा। लेकिन गांधी जी बोल रहे थे कि नहीं, अगर मान लीजिए कि ऊपर से 100 रुपया अगर आएगा तो नीचे पहुंचते पहुंचते मुखिया के पास अगर 50 रुपया भी पहुंचता है तो उसमें से कम 20-30 रुपया गाँव के विकास में खर्च करेगा। तो इसीलिए वहां पे वाद विवाद बहुत चला था। उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो बीच में आए और उन्होंने बोला कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि जब बाद में सरकार अगर चाहती है, सरकार के पास अगर क्षमता होगी, पैसा होगी, संसाधन अगर होगा तो बाद में वो लागू कर सकती है। राज्य की मर्जी के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर वो चाहता है तो बाद में लागू करेगा, नहीं चाहता है तो बाद में लागू नहीं होगा। इसलिए आप जानते ही हैं कि राजस्थान एक पहला ऐसा राज्य है जो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को ग्राम पंचायत को लागू किया था। उसके बाद धीरे धीरे मतलब कि सारे राज्य में लगभग लागू हो गया, लेकिन दिल्ली में आज तक भी लागू नहीं हुआ है ग्राम पंचायत। क्यों? क्योंकि दिया गया है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, इसको अगर कोई राज्य चाहता है तो लागू करेगा, नहीं चाहता है तो लागू नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आगे क्या है, आर्टिकल 41 ये बोलता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। मान लीजिए कि कोई अगर विकलांग है, कोई अगर बूढ़ा है, तो उसमें उसका अलग कैटेगरी बांट करके उसको सरकारी सहायता प्रदान किया जाएगा ताकि जिंदगी जीने में आसानी होगी उनको। देखिए, बुढ़ापा है, अगर कोई बूढ़ा है तो उसका जानते हैं ना कि वृद्धा पेंशन मिलता है। हालांकि आप जानते हैं कि वृद्धा पेंशन यूपी में मतलब खत्म कर दिया गया था जब योगी सरकार आया था। तो उसके पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस टाइम पे मिल रहा था। लेकिन क्या है कि लोग न्यायालय में जाकर के कोर्ट नहीं कर सकते हैं कि हमें वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये मौलिक अधिकार नहीं है। याद कीजिए, सिर्फ मौलिक अधिकार ही है जिसको अगर कोई सरकार या पब्लिक छीनता है या उसमें कोई कटौती करता है तो आप जा सकते हैं अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, यानी कि बुढ़ापा को विकलांग पेंशन इसी में दिया गया है। फिर विकलांग बुढ़ापा को वृद्धा पेंशन बुढ़ापे में मिलता है। फिर अगर कोई विकलांग है, किसी पार्ट से, किसी अंग से अगर वो अपंग है, तो आप जानते हैं ना कि जो डिस्ट्रिक्ट का DM होता है या और कोई डिजिग्नेशन होता है, वो उनको सहायता प्रदान करता है। विकलांग कोटे से ये चीज वो चीज, इस तरह से उनको सहायता हेल्प मिलता है। फिर प्रौढ़ शिक्षा, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। कहाँ से? आर्टिकल 41 से। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि हमारा ये मौलिक अधिकार नहीं है। याद रखिएगा हमेशा ये बात। आर्टिकल 42 में क्या है कि न्याय संगत मनोचित दशा, जैसे कोई आप जॉब करते हैं तो आपकी दशा दुर्दशा स्थिति क्या है उसके हिसाब से आपको काम करवाया जाएगा। मनोचित दशा, उस दशा के हिसाब से न्याय संगत काम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है जिसमें बहुत ही हार्ड वर्क करवाया जाता है, लेकिन किसी का अगर तबीयत बहुत खराब है जिसके कारण से वो नहीं कर सकता है, बुखार आ गया या कोई और बीमारी हो गई, तो उसको फिर उसी हिसाब से काम दिया जाएगा। ये मतलब कि फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको यही काम करना है। ऐसा सुविधा फैसिलिटीज
आर्टिकल 42 में दिया गया है। फिर क्या है, प्रसूति सहायता। अगर मान लीजिए कोई महिला गवर्नमेंट जॉब करती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उस टाइम पे उसको स्पेशल फैसिलिटीज मिलता है, स्पेशल लीव मिलता है, जिसको बोलते हैं मैटरनिटी लीव। मतलब कि जब बच्चा होने वाला होता है उसके 3 महीने पहले और उसके 3 महीने बाद तक उसको मिलता है मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश जिसको बोलते हैं, विशेष सहायता मिलता है उसको, ताकि उस स्थिति में वो अपने घर पे रह सके, अपना केयर कर सके। ठीक है, लेकिन बाद में चल करके उसको जो पिता होते हैं, बच्चा के जो फादर होते हैं, उसको भी मिलता है पैटर्निटी लीव, मतलब 15 दिन का, कहीं पर 30 दिन का मिलता है सरकारी क्षेत्र में, ताकि वो भी अपने बच्चों का रख रखाव कर सके। जो बच्चा, जो प्रेग्नेंट उसकी माँ है, उसको अच्छे से डिलीवरी करवा सके, अच्छे से हॉस्पिटल में अच्छा से देखभाल कर सके, बस उसके लिए दिया गया है। ठीक है, फिर आर्टिकल 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज। याद कीजिए, आपको पढ़ा था आर्टिकल 23 में क्या था कि किसी को भी काम करवा करके आप उसको पैसा नहीं ले सकते हैं। काम जो करवाइएगा तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैसा उसके जिंदगी जीने के लिए। और 24 में क्या था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं, मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज, जिससे आप काम करवा रहे हैं, कम से कम उसका जिंदगी व्यतीत करने के लिए उसको पैसा आपको देना ही पड़ेगा। और जिंदगी जीने के लिए तो मान लीजिए 10 रुपया भी होता है, 100 रुपया भी होता है, आदमी के हिसाब से होता है कि किस तरह का वो, किस कैटेगरी का आदमी है। ठीक है, तो अगर आप किसी से काम करवाते हैं तो उसके जिंदगी जीने के लिए निर्वाह मजदूरी के रूप में आपको कुछ ना कुछ वेज, कुछ ना कुछ पैसा उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है कि 43 का क और ख, जहां पर क और ख दिख गया आपको, मान लीजिए कि समझ लीजिए कि बाद में उसको ऐड किया गया है। फिर क में क्या ऐड किया गया है, कामगारों की भागीदारी। कोई भी इंस्टीट्यूशन है जहां पर काम चल रहा है, जहां पे मजदूर, जहां पे लोग काम कर रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूट का दायित्व बनता है कि सबको मिला करके, सबको साथ में बिठा करके उससे कुछ राय मशवरा, उससे कुछ सजेशन ले। मतलब कि कामगारों जो काम कर रहे हैं उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित वहां पर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक, कुछ हिंदू है, कुछ मुस्लिम है, तब छुट्टी का करना है प्लानिंग, तो हिंदू लोग क्या होंगे, अपने पर्व में जाएंगे, जो उनका होली होगा, दिवाली होगा, उसमें जाएंगे। फिर मुस्लिम क्या है, ईद, बकरीद, मुहर्रम में जाएंगे। तो उस तरह से अनेक सारी मतलब कि मुद्दा है जिसपे बैठ करके चर्चा करना चाहिए कामगारों के साथ जो उस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। ये कहा गया है 43 के क में। फिर 43 के ख में क्या है, सहकारी समिति। जब भी कोई इंस्टीट्यूशन चलती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, याद रखिएगा, सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन चलती है तो उसमें सरकार क्या करती है कि कुछ लोगों का कमेटी बना देती है, और वही कमेटी जो होती है सरकार के देख रेख में चलती है, उसी को बोलते हैं सहकारी समिति, मतलब कोऑपरेटिव कमेटी। इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव कमेटी। जो मतलब कॉपरेशन से चलता है। ठीक है, कोऑपरेटिव कमेटी। आप जानते हैं ना, जैसे सुधा डेयरी हो गया तो वो क्या है कि सरकारी कॉपरेशन से चलता है, उसमें कमेटी बना दिया गया है। जैसे अमूल दूध हो गया तो वो भी चलता है, सरकारी कॉपरेशन से चलता है, लोगों का उसमें कमेटी है। ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है ताकि वो कमेटी अच्छे से चल सके, लोगों के हितों का ध्यान रख सके। फिर आर्टिकल 44, इसमें कहा गया है समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत में कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय का लोग है तो उस सब पे समान नियम लागू होना चाहिए, इसकी बात इसमें कहा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जबकि आपको हम पढ़ाए हैं कि हिंदू धर्म के लिए और मुस्लिम धर्म के लिए, सबके लिए अलग अलग पर्सनल लॉ भी है। मौलिक अधिकार में आपको पढ़ाए थे। 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि लोग अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से अपना धर्म चुन सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसकी रीति रिवाज को, उसका जो रिचुअल्स है उसको मान सकते हैं। इसमें कहा गया है विवाह। आप जानते हैं ना कि विवाह मतलब कि जो तरीका है, रीति रिवाज, उसको गवर्नमेंट नहीं छेड़छाड़ कर रही है, लेकिन ब्याह में जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना पड़ता है सबको, चाहे हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो। तो इसीलिए कहा गया है कि विवाह मतलब कि होता है ना, तो हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे किसी और धर्म का हो, जो भी प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना है। लेकिन तलाक में क्या था, पहले अलग अलग हिसाब से था। जैसे मुस्लिम के लिए अलग तलाक है, वो बोलता है कि हमारा अपना पर्सनल लॉ है। ठीक है, जो 3 तलाक था, जैसे 3 तलाक आपको हम पढ़ा चुके हैं इसके पहले वाले क्लास में, तलाक ए हसन और तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत सिर्फ खत्म हुआ है। ठीक है, तो जहां पर तलाक विवाह या वसीयत मतलब क्या होता है कि अगर उसके पेरेंट्स अगर या ग्रैंड पेरेंट्स अगर मर गए हैं तो उसके बाद उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो किसके नाम पे होगा, उसको बोलते हैं वसीयत। या गोद लेना, किसी भी बच्चे को गोद लेते हैं आप तो उसकी आयु जो है आपकी आयु से 21 वर्ष कम होनी चाहिए। यानी कि चारों मामलों में बात किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, मतलब समान सिविल संहिता।
नहीं देखते हैं कि आचार संहिता जब चुनाव होती है उसके टाइम पे जो नियम लगाता है सरकार उसको बोलते हैं आचार संहिता। किस तरह से चुनाव होगा, उसका जो प्रोसीजर होता है, उसका जो प्रक्रिया होता है। या कोई आप क्राइम कर दीजिएगा, पुलिस आपको कैसे लतियाएगा जुतियाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, उसी तो हमारा 44 तक खत्म हो गया है। आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे 45 से लेकर के 51 तक। अगर वो पढ़ाएंगे तो थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए उसको अलग क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।